स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। मेरा नाम कोमल है। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा करेंगे। मुझे रास्ते से हटाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। अगर एक बार भी मुझसे कह देते तो मैं खुद उन सब से दूर चली जाती। मैं दुल्हन बनी अपने पति के साथ स्टेज पर बैठी हुई थी। उस वक्त मैं बेहद नर्वस थी। मैं अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। शायद इसलिए मैं हद से ज़्यादा बदहवासी का शिकार थी। दुल्हन बनी स्टेज पर बैठे हुए मुझे लग रहा था कि सामने बैठे बाराती मुझे देखकर शायद मेरी किस्मत पर जलन कर रहे हैं कि देखो इस मोटी की किस्मत कैसी जगी है। एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान जो कि बहुत अमीर है, उसका नसीब बन चुका है। मुझे लग रहा था कि सामने बैठे सब लोग सिर्फ मेरे ही बारे में बातें कर रहे हैं, या तो मेरे पति को देखकर उसकी किस्मत पर अफसोस कर रहे हैं कि कैसा हैंडसम नौजवान है और उसे इस मोटी लड़की में आखिर नज़र ही क्या आया था, या फिर मेरी किस्मत पर हैरान हो रहे थे कि इतना खूबसूरत पति इस मोटी को कैसे मिल गया। यह सवाल तो मैंने भी खुद से उस समय किया था जब मेरा रिश्ता जीतू से हुआ था। काफ़ी देर शीशे के सामने खड़ी मैं अपने पूरे शरीर को देखती रही जो बिल्कुल बेढंगा सा था, और मैं इतनी खूबसूरत भी ना थी कि कोई मेरे हुस्न पर फिदा होता। मैं एक आम शक्ल सूरत की लड़की थी और उस पर मेरा मोटापा और बेढंगापन मुझे इस कदर बदसूरत कर चुका था कि कोई भी मुझे आंख भर के देखता तक नहीं था। मेरे लिए तो कोई ठीक ठाक घर का भी रिश्ता आ जाता तो मेरी माँ खुशी से मुझे विदा कर देती। उस समय शायद मैं इतनी परेशान ना होती, ना ही इतनी बदहवास होती जितनी कि जीतू से शादी होने पर हो रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे लिए किसी भी शहजादे का रिश्ता नहीं आएगा। लेकिन मेरे लिए जब जीतू का रिश्ता आया तब मेरे होश उड़े थे। जीतू अपनी माँ के साथ खुद मुझे देखने आया था। मुझे लगा था कि वह लोग मुझे देखते ही ऐसे ही उठकर चले जाएंगे जैसे कि अब तक मेरे आने वाले रिश्ते मुझे देखकर उठकर चले जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था। वे लोग मुझे पसंद कर गए थे और सुनने में आया था कि मैं जीतू को बेहद पसंद आई हूँ। मुझे लगा शायद मेरे कानों ने कुछ गलत सुना है। मेरी छोटी बहन मुझे ये बता रही थी और खुशी से उसने मेरे मुंह में मिठाई का टुकड़ा डाला था और कहा था, दीदी जीतू तो आप पर फिदा हो गए हैं। ये कहकर उसने खुशी से मुझे गले लगा लिया और मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी। यह कैसे मुमकिन था? वह तो एक बहुत ही हैंडसम नौजवान लड़का था, ऊपर से दौलतमंद भी था। ना तो गरीब था, ना ही उसमें कोई ऐसी कमी थी कि वह मुझ जैसी लड़की को पसंद करता, और ना ही मैं कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद थी कि वह लालच में यह सब करता। इस रिश्ते को लेकर मेरे अंदर कई सवाल उठ रहे थे क्योंकि मुझ में पसंद करने लायक कुछ ना था। मैं खड़ी हुई और आईने के सामने जाकर खुद को गौर से देखने लगी थी। अपने हाथों से अपने चेहरे के हर नक्शे को छूने लगी थी। आम से नैन नक्श, आंखें भी छोटी छोटी। मेरे चेहरे पर ऐसा कुछ भी तो नहीं था जिस पर जीतू का दिल आता। मैंने अपने शरीर को देखा जो कि मोटापे की वजह से इधर उधर से फैल गया था और बेढंगा सा हो गया था। रंगत भी कोई ज़रूर से ज़्यादा सफ़ेद ना थी। जीतू की जगह कोई मामूली शक्ल सूरत का गरीब लड़का भी मुझे पसंद करता तो शायद मुझे इतनी हैरत ना होती। खैर, मेरी शादी भी जल्दी ही हो गई। अपनी शादी वाले दिन मैं बहुत नर्वस हो रही थी, बदहवास थी। न जाने क्यों मुझे यह सब अपनी खुशनसीबी ही नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बात कुछ और है। ज़रूर अंदर ही अंदर कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही थी जिसकी मुझे खबर नहीं थी, क्योंकि जीतू के चेहरे पर मैंने एक पल के लिए भी मुस्कुराहट नहीं देखी थी। खुशी का ऐसा कोई रंग नहीं दिखा था जो कि दूल्हे के चेहरे पर होता है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। हो सकता है कि जीतू के घर वालों ने ज़बरदस्ती मुझसे शादी तय की हो। पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करेगा। शायद शब्दों से मुझे बेइज्जत करेगा, मुझे मेरी कमियां दिखाएगा। लेकिन जो कुछ जीतू ने मेरे साथ किया, मेरे वहम गुमान में भी ना था कि मर्द का यह रूप भी हो सकता है। उसने तो शादी का फंक्शन ख़त्म हुआ था और मैं विदा होकर बड़ी सी गाड़ी में बैठकर जीतू के बंगले में आ गई थी।
बहुत ही बड़ा और खूबसूरत कमरा था जहाँ मुझे लाकर बिठाया गया था। वैसे तो मेरी सास और ननद सभी मुझे चाहत से देख रही थी। कुछ देर में वह कमरे से बाहर चली गई। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरा दिल ना जाने क्यों डर के मारे कांप रहा था। मुझे कभी भी अपनी अच्छी किस्मत पर यकीन नहीं हो सकता था, क्योंकि मेरे साथ जब भी अच्छा होता था तो बस कुछ पल की खुशी मुझे देता था। उसके बाद हमेशा वह खुशी मैंने गम में बदलते देखी थी। बचपन से आज तक मेरे साथ ऐसा ही होता आ रहा था। हम 4 बहनें थीं और मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। लेकिन मेरे लिए आने वाले रिश्ते मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाते और अपनी माँ की बातें मुझे सुननी पड़ती। अभी मैं उन्हीं उलझनों का शिकार थी। तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और जीतू मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में दूध का गिलास था जो उसने टेबल पर रख दिया। मैं कुछ सिमट कर बैठ गई थी। नज़रें भी मेरी झुकी हुई थी। उस समय मेरे दिल में कोई भी जज्बा नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि जीतू का व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा। जीतू मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे मुंह दिखाई के अंगूठी भी पहनाई। उसका व्यवहार वैसा ही था जैसा कि नए नवेले पति का होता है। मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। मेरी तारीफ की, मेरे हाथ की मेहंदी भी देखी। मैं अब थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होने लगी थी। फिर मुझे दूध का गिलास थमा दिया। कहने लगा, इसे पी लो। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन मैंने इनकार नहीं किया और दूध का गिलास मैंने पीकर साइड टेबल पर रख दिया। कुछ बातों के बाद मैंने अपने कपड़े बदल लिए। जैसे ही मैं बेड पर आई, मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी। मुझ पर तेज नींद सवार होने लगी थी। जीतू अभी मुझसे बातें ही कर रहा था, लेकिन मैं नींद की आगोश में जाने लगी थी। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई। मेरा सिर भी चकरा रहा था। मैंने सामने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज गए थे। मेरी आंखों में अभी तक नींद का असर था। मैं रात में नींद में थी, लेकिन इतना जान चुकी थी कि जीतू मुझसे अपना हक वसूल कर चुके हैं। इस बात का थोड़ा सा दुख तो हुआ कि जीतू ने सोते हुए ही मेरे साथ सुहाग रात मनाई थी। अगर मैं थकावट की वजह से गहरी नींद में सो गई थी तो जीतू को कम से कम सब्र रखना चाहिए था, लेकिन वह इतना बेसब्रा था कि उसने सोते ही सब कुछ कर लिया था। लेकिन फिर मैंने खुद को समझा लिया, भाई वह मर्द है और उसके भी कुछ जज्बात थे। शादी की पहली रात कोई अपने जज्बातों पर कैसे काबू पा सकता है। गलती मेरी ही थी जो मैं इस कदर बेखबर होकर सो गई थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बिखरे बालों को समेटना चाहा तो अपने हाथों पर नाखूनों की खरोंचें देखकर मैं हैरत में डूब गई थी। लेकिन ऐसी ही खरोंचें मेरे पूरे शरीर पर मौजूद थी, जैसे रात को मेरे साथ बड़ी बेदर्दी की गई हो। मेरे हाथ में पहनी चूड़ियाँ टूटकर मेरे हाथों को जख्मी कर चुकी थी। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर था। समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ शादी के नाम पर ये दरिंदगी क्यों की गई थी। मैं अभी इसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। सामने जीतू तौलिए से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रहा था। मुझे देखकर तौलिया मेरे ऊपर फेंक दिया। कहने लगा, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ और यह तौलिया वॉशरूम में जाकर फैला देना। मुझे अपने काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए मेरे काम आज से तुम ही संभालना शुरू कर दो। जीतू के बात करने का अंदाज बहुत ही रूखा सा था। जीतू के बदले तेवर देखकर मैं सहम कर रह गई थी। रात को उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसके बाद मुझे ऐसी नींद आई जैसे मुझे किसी ने नशा दिया हो और अब अपना ही शरीर मुझे जख्मी नज़र आ रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठकर वॉशरूम तक गई थी। तैयार होकर जब मैं नीचे उतरी तो मुझे अपना एक एक कदम चलना मुश्किल लग रहा था। नीचे सीढ़ियाँ उतरते ही हॉल में ही डाइनिंग टेबल रखा हुआ था जिस पर नाश्ता सजा हुआ था। मैं नीचे उतरी, अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और मैं जीतू के बराबर बैठ गई। अभी मैं नाश्ता कर ही रही थी जब एक मोटा सा आदमी जो 6 फीट लंबा था और उतना ही मोटा भी था, बड़े आराम से आकर मेरे साथ बैठ गया। उसे इस तरह अचानक से अपने बराबर बैठता देखकर मैं बौखला कर रह गई थी। वो मुझे देखकर अजीब से अंदाज में मुस्कुरा रहा था, अजीब नज़रों से देख रहा था। मेरी सास ने मुझसे कहा, ये जीतू का छोटा भाई है। फिर वह कहने लगी कि ये थोड़ा सा बावला है, आधा पागल सा है। यह सुनकर तो मेरा दिल धक से रह गया था।
उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी ही थी। बार बार मुझे देख रहा था, अजीब अंदाज से हंस रहा था। फिर एक नौकर आया और उसके सामने 10 पराठे रख दिए और पूरा बाउल भरकर सब्जी का उसने अपनी तरफ रखा और उसी में खाने लगा। यह देखकर मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह एक पराठे के बस 4 निवाले बनाता था और खाता जा रहा था। पूरी सब्जी उसके कपड़ों पर गिर रही थी, लेकिन वह ऐसे खा रहा था जैसे कि उसने कभी खाना देखा ही ना हो। मैंने मुश्किल से ही चाय का एक कप पिया और उठकर खड़ी हो गई, लेकिन मुझे हैरत का बड़ी जोर का झटका लगा जब इस पागल आदमी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे दोबारा से कुर्सी पर बैठा दिया। मेरे अंदर से तो जैसे जान ही निकल गई थी। मुझे वैसे ही पागल लोगों से बहुत डर लगता था। वह कहने लगा, मेरे पास ही बैठी रहो, जल्दी से मुझे पानी दो, मुझे मिर्ची लग रही है। मैंने जल्दी से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया था। मुझे उस पागल से डर लगने लगा था। मेरी सास ये देखकर हंसने लगी, कहने लगी, देवर की बात का इनकार मत करना, ये बहुत जिद्दी हैं। अगर कोई इसको किसी बात पर मना कर दे तो ये जुनूनी सा हो जाता है। हम भी उसके किसी काम को मना नहीं करते। मैंने जीतू की तरफ देखा जो ऐसी लापरवाही से नाश्ता कर रहा था कि जैसे उसका मुझसे कोई संबंध ही ना हो। मैंने पानी का जग लिया और गिलास में पानी डालने लगी। अभी मैं पानी डाल ही रही थी कि उसने जग मेरे हाथ से छीना और वैसे ही जग मुंह को लगाकर पीने लगा। उसके खाने पीने का अंदाज बिल्कुल जंगली जैसा था। वह जग से पानी पी रहा था और पानी उसके मुंह से बहकर उसके कपड़ों को भी भिगो रहा था। उसे देखकर ही मुझे घिन आ रही थी। रात को जीतू मुझे फिर दूध का गिलास थमाने लगा, कहने लगा, यह पी लो। मैंने वह दूध का गिलास पकड़कर साइड पर रख दिया। मैंने कहा, इस दूध में क्या चीज़ है? मेरी बात सुनकर वह एकदम से चौंक गया था। कहने लगा, क्या मतलब? दूध है और क्या है? मैंने कहा, कल इसे पीने से गहरी नींद आई थी। मैं चाहकर भी कल जाग नहीं पाई थी। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगा और बोला कि यह तो तुम्हें पता होगा कि तुम कितनी रातों से जाग रही थी, जो कल तुम लेटते ही सो गई। खैर, ये मेरी माँ ने दिया है। वह कहती है, अगर औरत दूध पीकर सोए तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है और उन्हें अपना पोता या पोती बहुत ही खूबसूरत चाहिए। यह कहकर जीतू ने दूध का गिलास साइड टेबल से उठाया और मेरे होठों को लगा दिया। ना चाहते हुए भी मुझे वह पीना पड़ा, लेकिन जैसे ही मैंने दूध पिया मुझे फिर से नींद सी आने लगी थी। कुछ ही देर बाद मैं नींद में जा चुकी थी। सुबह मेरा फिर से वैसा ही हाल था जैसा कि शादी की पहली रात हुआ था। मैं अपने अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस कर रही थी। मेरी गर्दन पर दांतों के निशान थे। उस समय मेरे कमरे में कोई भी नहीं था। तैयार होकर मैं बाहर आई तो हॉल में मेरा देवर, मेरी सास, ननद नाश्ता कर रहे थे। जीतू कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। अपने देवर को देखकर तो मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं टेबल पर बैठकर नाश्ता भी करूं, लेकिन मेरा देवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मेरी सास कहने लगी, आओ बैठो, नाश्ता करो। मैं अपनी ननद के बराबर में बैठ गई। मेरा देवर लगातार मुझे ही देख रहा था और रोटी पर रोटी अपने अंदर उतार रहा था। मेरी सास और ननद नाश्ता कर चुकी थी, इसलिए उठकर चली गई। मजबूरन मैं अकेली ही टेबल पर बैठी थी जब देवर ने एक ऐसी बात मुझसे कही कि मैं दंग रह गई। ऐसी बात कोई भी आदमी नहीं कर सकता। ये बात तो बस पति जानता है या फिर वह लड़की, कोई तीसरा आदमी नहीं जान सकता। पर मेरा देवर कैसे जानता था? अब वह मुझे देखकर हंस भी रहा था। मेरी हालत अजीब सी होने लगी थी। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि रात को मुझे जीतू नशे वाला दूध क्यों पिलाता है। मैं उसकी पत्नी थी और वो मुझ पर पूरा हक रखता था। वह मेरे होशो हवास में भी मेरे साथ संबंध बना सकता था। फिर मुझे नशे में रखने का क्या मकसद था? और फिर मेरे देवर का ऐसी बात कह देना जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होती है, वह बात देवर तक कैसे पहुंची थी? और वह भी ऐसा आदमी जो कि आधा पागल था। मेरा सर बुरी तरह से चक्कर खाने लगा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। रात को जब जीतू ने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने आज साफ मना कर दिया। मैंने कहा, आज मैं हरगिज़ ये दूध नहीं पीऊँगी, इसमें यकीनन नशे की चीज़ है। उसने गिलास मेरे मुंह को लगाया तो मैं पीछे हट गई और हाथ से गिलास पीछे कर दिया। मैंने कहा, नहीं जीतू, आज मैं किसी भी कीमत पर यह दूध नहीं पीऊँगी।
मेरा यह कहना था कि जीतू गुस्से से बिखर सा गया था। कहने लगा, क्यों नहीं पियोगी? देखो, मैं बहुत ही जुनूनी टाइप का इंसान हूँ और तुम बिना नशे के मेरा जुनून सह नहीं सकती। तुमसे शादी करने का मेरा मकसद भी यही था। मैं जानता था कि कोई भी नाजुक शरीर की लड़की मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। इसलिए चुपचाप से जो मैं कहता हूँ उस पर इनकार मत करो और चुपचाप यह दूध पियो। और मैं यह तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ, इसमें नशा मिला हुआ है। मैं जानबूझकर तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे साथ संबंध बनाता हूँ ताकि तुम मेरे जुनून को सह सको। उसने दूध का गिलास मेरे मुंह पर लगाकर मुझे पिला दिया। मैंने कई बार कोशिश की मैं दूध का गिलास ना पीऊं, लेकिन उसने मेरी एक न चलने दी। 1 महीना गुजर गया था और मैं 1 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। यहाँ तक कि मेरा 30 किलो वज़न कम हो चुका था। अब मैं कहीं से भी मोटी नहीं लगती थी, लेकिन एकदम से मेरा वज़न कम होने की वजह से मेरी रंगत काली और पीली सी होने लगी थी, क्योंकि हर रात मैं जानवरों जैसा व्यवहार खुद पर बर्दाश्त करती थी। अब तो खाते पीते समय भी मेरे हाथ कांपने लगते थे। हालांकि इस घर में हर काम के लिए नौकर थे, मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ता था। मुझे लगता था जैसे मेरा शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है। मेरी आंखों के आसपास काले गहरे गड्ढे से पड़ने लगे थे। सीढ़ियाँ चढ़ने पर ही मेरी सांस फूलने लगती थी। धीरे धीरे भूख बिल्कुल मरती जा रही थी। दोपहर के समय मेरी तबीयत कुछ खराब थी और मेरी सास अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा मुझे भी अपने साथ डॉक्टर के पास ले चले। वह मुझे अपने साथ ले गई। डॉक्टर ने मुझे कुछ ताकत की दवाइयाँ दी और मेरे कुछ ब्लड टेस्ट लिए। उसके बाद आराम का बोल दिया। मेरी सास और ननद आम औरतों टाइप की नहीं थी कि जो मुझ पर रोक टोक करती, काम की जिम्मेदारियां डालती, बल्कि उन्हें तो इस बात से भी मतलब नहीं था कि उनके इतने हैंडसम बेटे ने एक मोटी और आम सी शक्ल सूरत की लड़की से शादी क्यों की थी। एक बार मेरी सास ने बातों बातों में मुझे कहा था कि जीतू ने तुम्हें पसंद कर लिया और हमें जीतू की पसंद पर कोई ऐतराज़ नहीं था। उसकी ज़िंदगी है, उसने अपनी मर्जी से गुजारनी है, इसलिए हमने बिना किसी रोक टोक के उसकी और तुम्हारी शादी करवा दी। खैर, ये गुत्थी मेरे लिए अब तक उलझी हुई थी कि जीतू ने मुझसे शादी क्यों की थी। वापसी पर मेरी सास कहने लगी कि मुझे शॉपिंग मॉल से कुछ शॉपिंग करनी है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं शॉपिंग मॉल में घूमती। मैं गाड़ी में ही बैठी रही। यूं ही समय गुजारने के लिए सामने बने रेस्टोरेंट को देखने लगी। बहुत से लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे थे और कुछ वहां से निकल रहे थे कि तभी अचानक मेरी नज़र जीतू पर पड़ी थी। और जिस लड़की को मैंने जीतू के साथ देखा, उसे देखकर तो मैं अपने होशो हवास खो बैठी थी। वे दोनों गाड़ी से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। मेरी गाड़ी दूसरे मेन रोड पर थी और मॉल के सामने खड़ी थी। मेरी सास मॉल के अंदर जा चुकी थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी, रोड क्रॉस किया, उस रेस्टोरेंट में चली गई जहां पर जीतू और वह लड़की गए थे। जहां वह बैठे थे, दोनों की मेरी तरफ से पीठ थी। मैं खामोशी से पिछली सीट पर बैठ गई और ऐसे बैठी कि मेरी पीठ उनकी तरफ थी। जो बातें मैंने उनके मुंह से सुनी थी, सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया था। मुझे लगा कि शायद किसी ने मुझे गर्म खोलते तेल में फेंक दिया हो। अब मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया था। जीतू ने क्यों मुझसे शादी की थी, क्या मकसद था उसका, ये मैं जान चुकी थी। ये सच मेरे लिए इस कदर तकलीफ़ देने वाला था कि मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बह रहे थे। मैं खामोशी से उठकर रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। रोड पर जहाँ मेरी सास की गाड़ी खड़ी थी, ड्राइवर और मेरी सास गाड़ी के पास खड़े दाएं बाएं मुझे ही ढूंढ रहे थे। मैंने रोड क्रॉस किया और गाड़ी में आकर बैठ गई। अब भी मेरे आंसू बह रहे थे। मैं घर वापस आ गई, किसी से भी कोई बात ना की और कमरे में आकर बैठ गई। रात को जब जीतू मेरे कमरे में आया, उसने मुझे दूध का गिलास दिया तो मैंने उसके हाथ से पकड़ लिया। फिर मैंने कहा कि मैं अपनी कुछ मेडिसिन बाहर भूल गई हूँ, हॉल में ही होगी, मुझे वो ला दो तो मैं दूध के साथ ही खा लूँगी। इस 1 महीने में मैं चुपचाप उसकी हर बात मान रही थी, इसलिए अब उसे लगा कि शायद मैं वह दूध पी लूँगी। जैसे ही जीतू कमरे से बाहर गया, मैं बेड से खड़ी हुई और दूध खिड़की से बाहर गिरा दिया। मेरे कमरे की खिड़की बाहर गार्डन में खुलती थी। पौधों के बीच मैंने वह दूध गिराया और अपने पास से एक मिल्क पैक निकाल कर गिलास में डाल लिया।
मुझे यह जानना था कि जीतू रात को मुझे नशे का दूध पिलाकर मेरे साथ करता क्या है। जब जीतू कमरे में आया तो मैंने उसे मुस्कुरा कर देखा। उसने मेरी मेडिसिन मुझे दी और कहने लगा, तुम्हें क्या हुआ है जो तुम यह दवा खा रही हो। मैंने कहा, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। मुझे अपने अंदर बहुत वीकनेस फील हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। कहने लगा, ठीक है, खाओ मेडिसिन। मैंने अपनी मेडिसिन दूध के साथ ली और उसके बाद बेड पर लेट गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे मैं नींद के नशे में जा चुकी हूँ। कुछ देर बाद जीतू कमरे से बाहर जा चुका था। मुझे वह बातें याद आने लगी जो रेस्टोरेंट में मैंने जीतू और उस लड़की के मुंह से सुनी थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी ही छोटी बहन थी। अपनी छोटी बहन को ही मैंने गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में जाते हुए देखा था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी छोटी बहन जीतू के साथ। इसलिए मैं गाड़ी से उतरकर रेस्टोरेंट में चली गई थी और उनके बिल्कुल पीछे वाली टेबल पर पीठ करके बैठ गई थी। जीतू मेरी बहन से कह रहा था कि वह ये ड्रामा अब और ज़्यादा नहीं कर सकता। मेरी बहन कहने लगी, देखो, जो काम तुम मेरी बहन के साथ कर रहे हो उस हिसाब से वह बस कुछ ही महीने जिंदा रह सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। वह कहने लगा, मुझे तुम्हारी मोटी और भारी भरकम बहन को देखकर घिन आती है। मुझ जैसा खूबसूरत हैंडसम नौजवान किस तरह ऐसी बदसूरत लड़की को बर्दाश्त करता है, ये तो बस मैं ही जानता हूँ। तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत और हसीन हो, और अपनी बहन को देखो जो तुम्हारे पैर के नाखूनों के बराबर भी नहीं। बस मेरी मजबूरी यह है कि तुम्हें पाने के लिए मुझे उसे अपनाना पड़ा है। ये मेरी तुमसे मोहब्बत की हद है। मेरी बहन मुस्कुराने लगी थी। कहने लगी, मैं जानती थी कि मेरी माँ कभी भी मेरी बड़ी बहन को छोड़कर मेरी शादी नहीं करेगी, क्योंकि उसे छोड़कर माँ 2 बहनों की शादी कर चुकी है। और अब माँ ने पक्का इरादा कर लिया था कि जब इस मोटी की शादी करेंगे तभी मेरी शादी करेंगे, और फिर तुम मुझसे उम्र में 10 साल बड़े भी थे। मेरी माँ तो साफ मना करती थी, और फिर मैं जितनी खूबसूरत और हसीन हूँ, मेरे लिए रिश्तों की कमी ना होती। इसलिए मैंने सोचा, चलो मेरी बहन वैसे तो किसी काम की है नहीं, अगर वह मेरे काम यूँ आ सकती है तो क्या नुकसान है। कुछ ही महीनों में वह मर जाएगी और फिर तुम अपना रिश्ता मेरे लिए भेज देना। माँ फिर इस रिश्ते के लिए मना नहीं करेंगी, क्योंकि तुम उनके देखे भाले हो गए, और मैं भी जिद करके माँ को मना ही लूँगी। मैं अपनी बहन की कही हुई ये बातें सोच रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी बहन की बातें सोचकर उसने मुझे अपनी शादी करने के लिए इस्तेमाल किया था। मैं बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई थी, ऐसे दिखावा कर रही थी कि मैं सो गई हूँ कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। जो मेरे कमरे में दाखिल हुआ उसे देखकर मैं एकदम से उठकर बैठ गई थी। वह मेरा देवर था, 6 फीट लंबा चौड़ा, आधा पागल इंसान। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और मुस्कुराते हुए मेरे पास आने लगा। मैं एकदम से खड़ी हो गई। मैंने कहा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरे पूछने पर वह कहने लगा, रोज़ मेरा भाई मुझे ही तो तुम्हारे कमरे में भेजता है, कहता है जाओ ऐश करो। मैंने कहा, निकलो मेरे कमरे से बाहर, लेकिन वह बाहर जाने के बजाय मेरे पास आने लगा। क्यों बाहर जाऊं? मुझे तो मेरे भाई ने भेजा है और रोज़ ही मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो आज बाहर क्यों जाऊं? तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं खुद ही कमरे से बाहर जाने लगी तो वो मेरे सामने खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैंने कहा, अगर तुम पीछे नहीं हटे तो मैं शोर मचा दूंगी। मेरा यह कहना था कि उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे धकेलते हुए बेड पर ले गया। मैं इस 1 महीने में इस कदर कमज़ोर हो चुकी थी कि अपने बचाव के लिए हाथ पैर भी नहीं चला सकी। रात भर उस इंसान ने मेरे साथ जो किया, मैं रोती रही, लेकिन उस इंसान के अंदर तो जैसे कोई जंगली जानवर था। सुबह होते ही वह मेरे कमरे से बाहर निकल गया था। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं, और मेरी बहन भी तो यही चाहती थी कि मैं मर जाऊं। अपने फ़ायदे के लिए उसने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी थी, मुझे बर्बाद कर दिया था। मैं यही सब सोच रही थी कि तभी मेरे मोबाइल पर बेल बजने लगी, और जब मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे डॉक्टर का फ़ोन था। कहने लगी, तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है, तुम्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जो कि तुम्हारे शरीर में फैलने लगा है। अगर उसका इलाज नहीं करवाया तो तुम मर सकती हो।
मर तो मैं गई थी। मेरी छोटी बहन जिसे मैं मासूम सी गुड़िया समझती थी, उसने कितना भयानक खेल खेला मेरे साथ। वह एक बार मुझसे कह देती कि उसे जीतू से शादी करनी है तो मैं खुद अपनी माँ से कहकर जीतू की और उसकी शादी करवा देती। हम 4 बहनें थीं। चारों बहनों में मैं बड़ी थी और मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। नैना सबसे छोटी थी और उसने ये कैसी भयानक चाल मेरे साथ चली थी। मुझे एक बार बता देती तो मैं उसकी भी शादी करवा देती। मेरे अंदर तो वैसे भी शादी का कोई अरमान ही नहीं बचा था। मैं अपनी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी काट लेती, लेकिन नैना ने जो किया था, मेरा रिश्तों से भरोसा ही उठ गया था। मैंने अपना सामान पैक किया और खामोशी से एक एनजीओ में चली गई और लोगों की सेवा करना अपने जीने का मकसद बना लिया। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन ने जीतू से शादी की या नहीं। लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मगर मैं सोचती हूँ जो पाप और जिल्लत की ज़िंदगी मैं वहाँ गुजार रही थी, मैं और नहीं गुजार सकती थी। अगर मैं सच्चाई सबको बता भी देती तो कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ पर सच सुनना कोई भी नहीं चाहता। वह मुझे अपनी ज़िंदगी से दूर करना चाहती थी, मेरी जान लेना चाहती थी। मैंने खुद ही उसका रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि आज भी मेरे दिल में मेरी बहन के लिए मोहब्बत बाकी थी। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाकर बड़ा किया था, लेकिन मुझे अपनी प्रार्थना पूरी होने के कम ही असर नज़र आते हैं, क्योंकि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है, भगवान भी उसके साथ बुरा ही करता है। कैसे कह सकते हैं कि जीतू जैसा आदमी, जिसे औरत की इज्जत करना ही नहीं आता और जिसने अपनी पत्नी को अपने भाई के हवाले कर दिया और उसके अंदर की गैरत नहीं जागी, क्या वह नैना को खुश रख सकता है? जिंदगी भर उसका साथ निभा सकता है? शायद नहीं। लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि जीतू उसका साथ दे, उसके साथ ज़िंदगी बिताए। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।